नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलती है। ब्रिक्स करेंसी पर ट्रंप की चेतावनी, उत्पादों पर लगाएंगे 100% आयात शुल्क। डॉलर पर ट्रंप के दबाव में नहीं झुकेगा भारत। अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में रुपए या फिर गैर डॉलर मुद्राओं को बढ़ावा देना रहेगा जारी। भारत कर चुका है साफ, ब्रिक्स करेंसी जैसी किसी व्यवस्था पर बात नहीं है। और देखिए डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से आपकी ये धमकी दे रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि ब्रिक्स से जो कंट्रीज हैं उन्होंने कहा कि हम लोग भाई डॉलर की जगह अपनी कोई करेंसी, कॉमन करेंसी लॉन्च करेंगे या फिर अपने पैसे में अपनी करेंसी में व्यापार करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब का कह रहे हैं कि भैया हम 100% आप पर आयात शुल्क लगा देंगे। एक तरह से डरा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। अगर हम लोग ब्रिक्स की बात करें तो 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। इस शुरुआत में इसमें ब्राजील, रूस, भारत और चीन शामिल थे और इसे मूल रूप में ब्रिक नाम दिया गया था। दक्षिण अफ्रीका सितंबर 2010 में शामिल हो गया था, फिर इसका नाम हो गया था ब्रिक्स। और इसमें अभी अगर हम लोग वर्तमान में बात करें तो इसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, यूनाइटेड अरब अमीरात आपको देखने को मिलेगा। बांग्लादेश ने इस्कॉन के दर्जनों सदस्यों को भारत आने से रोका। ये आप देखिए, सरकारी अनुमति नहीं होने का हवाला देते हुए अधिकारियों ने वापस भेजा। और बांग्लादेश में भारतीय बस पर हमला, यात्रियों को दी जाने से मारने की धमकी। ये चिन्मय कृष्णदास की जमानत पर सुनवाई कल होगी। याद देखिए, बांग्लादेश में बड़ी अशांति फैली हुई है। यहाँ अल्पसंख्यकों के साथ बड़ा भेदभाव भी हो रहा है और घटनाएं भी बहुत सारी हो रही हैं अशांति की। देखिए बांग्लादेश है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है। और शेख हसीना यहाँ से इस्तीफा देकर प्रधानमंत्री पद से भारत में शरण ले चुकी हैं। तब से आप देखते हैं यहाँ अशांति फैली। 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। किसका? पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। इसकी आजादी में हमारा भारत का बड़ा योगदान भी है, याद रखिएगा। हर दंपत्ति को कम से कम 3 बच्चे पैदा करने जरूरी है, ये मोहन भागवत कह रहे हैं। संघ प्रमुख बोले जनसंख्या वृद्धि दर 2.1% से घटी तो खत्म होगा समाज। परिवार समाज का ये आप देखते हैं कि हिस्सा है और हर एक कुटुंब में इसकी इकाई है। मैं वही तो कह रहा हूं कि सरकार कहती है कि कम बच्चे पैदा करिए और आप देखते हैं कि आपके जो धर्म गुरु होते हैं, किसी संगठन से जुड़े होते हैं, वो कहते हैं कि अधिक से अधिक बच्चे पैदा करिए। और आजकल तो दक्षिण भारत में आप देख रहे हैं ना, वो कह रहे हैं जितने ज्यादा पैदा कर सकते उतने करिए। आरएसएस की बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। केवी हेडगेवार इसके फाउंडर थे। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है, नागपुर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव अकेली लड़ेगी आम आदमी पार्टी। अब देखिए 2025 में यहाँ चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 ही सीटें हैं। केंद्र शासित प्रदेश है। अतीसी यहाँ की चीफ मिनिस्टर वर्तमान में, वीके सक्सेना साहब उपराज्यपाल हैं यहाँ के। और देखिए अगर आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना हो तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। पहले 21 साल हुआ करती थी वोट देने की उम्र, इसे घटाकर 18 साल किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, ये आप लोग नीचे बताइए। ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। बोफोर्स मामला में अमेरिका को एलआर भेजेगी सीबीआई। बोफोर्स मामला फिर से खुल सकता है। इस मामले में सीबीआई जल्द ही प्राइवेट जासूस माइकल हर्समैन से जानकारी मांगने के लिए अमेरिका को न्यायिक अनुरोध भेजेगी। हर्समैन ने 64 करोड़ रुपए के बोफोर्स रिश्वत घोटाले के बारे में महत्वपूर्ण विवरण भारतीय एजेंसियों के साथ साझा करने की इच्छा जताई थी। अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने न्यायिक अनुरोध भेजने के बारे में विशेष अदालत को सूचित किया है। सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी।
महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री भाजपा का ही होगा, एकनाथ शिंदे कह रहे हैं। ये आप देख लीजिए, महाराष्ट्र में चुनाव हुए थे ना विधानसभा के 288 सीटों के लिए, लेकिन अभी तक आप देखते हैं कि मुख्यमंत्री तय नहीं हो पाया। सुनने में आ रहा था ना कि यहाँ मुख्यमंत्री पद को लेकर बड़ा रस्साकसी चल रही है। मुंबई राजधानी है। 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा आप देखिए गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा से लगती है। सीपी राधाकृष्णन यहाँ की आप देखते हैं कि राज्यपाल देखने को मिलेंगे। विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्षेत्रफल में पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर आपका महाराष्ट्र का नंबर आता है। ये आप देखिए, संसदीय समिति ने अनाधिकृत कब्जे वाली वक्फ संपत्तियों का राज्यों से मांगा विवरण। राज्य सरकारों ने कर रखी संपत्तियों पर अनाधिकृत कब्जा, सच्चर समिति कह रही। वक्फ बोर्ड जिन संपत्तियों पर दावा करता उनका भी विवरण मांगा गया। और अभी आप देखिए, वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार भी संसदीय समिति कर रही है, ये भी मालूम होगा आपको। सिंधु का खिताबी सूखा समाप्त, लक्ष्य पहली बार चैंपियन। भारत के स्टार शटलर पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन ने सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपनी क्लास और दबदबा कायम रखते हुए महिला और पुरुष सिंगल्स खिताब में अपने नाम किया है। रविवार को खेले गए महिला सिंगल्स के फाइनल में दो बार की ओलंपिक पदक विजेता सिंधु ने चीन की वू लो यू को सीधे गेम में 21-14, 21-16 से पराजित कर 2 वर्ष से चला आ रहा है खिताबी सूखा समाप्त कर दिया। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में लक्ष्य सेन ने सिंगापुर की जिया हैंग जेसन तेह को एक तरफा मुकाबले में 21-7, 21-6 से शिकस्त देकर यहां पहली बार खिताब जीता है। तो खेल से जुड़ी खबरें जरूर रखा करिएगा। धार्मिक स्थलों पर दावे से जुड़े केसों पर रोक लगाने की मांग। कांग्रेस नेता सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर धार्मिक स्थलों पर दावे से जुड़े मुकदमे पर रोक लगाने की मांग की है। कहा है कि याचिका में प्रतिवादी बनाए गए राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली को निर्देश दिया जाए कि वे सर्वे के आदेशों का पालन ना करें। आजकल आप देख रहे हो रहा है ना, मंदिर मस्जिद की बातें खूब हो रही है। अब आप देखिए, वो अजमेर में जो दरगाह है उसमें भी आप देखते हैं मंदिर होने की बात हो रही है, मंदिर को तोड़कर बनाने की बात हो रही है। बहुत सारे लोग ताजमहल की बात करते हैं, पता है आपको। आगरा में जो देखते हैं उसकी भी देखते हैं, लाल किले की बात करते हैं। ट्रंप प्रशासन में एफबीआई के नए निदेशक होंगे काश पटेल, ये भारतीय मूल के हैं। अमेरिका के आगामी ट्रंप प्रशासन में संघीय जांच ब्यूरो एफबीआई के नए निदेशक भारतीय मूल के काश पटेल होंगे। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को पटेल को इस पद के लिए नामित किया है। वह ट्रंप प्रशासन में सबसे ऊंची रैंक के भारतीय अमेरिकी बने। 44 वर्षीय पटेल का जुड़ाव गुजरात से रहा है। भारतीय मूल कहने का मतलब है कि इनका संबंध भारत से रहा है। इनके माता पिता या दादा दादी या कहिए इनके पिता या ये कभी भारत के नागरिक हुआ करते थे, बाद में इन्होंने अमेरिकी नागरिकता ले ली थी। और एफबीआई की बात करें तो इसके बारे में भी याद रखिए, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 26 जुलाई 1908 में हुई थी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। अटल जी ने उठाया था तुरंत फोन, सोनिया ने कराया था 1 घंटा इंतजार। राज्यसभा की पूर्व उप सभापति नजमा हेपतुल्ला ने आत्मकथा में बयां किया अपना दर्द। सोनिया से मतभेदों के बाद 2004 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में हो गई थी शामिल। वाजपेयी सरकार ने दर्जा बढ़ाकर कर दिया था कैबिनेट मंत्री के बराबर। और ये आप देखिए, 1999 में अंतर संसदीय संघ की अध्यक्ष चुने जाने के बाद नजमा हेपतुल्ला ने बर्लिन से कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी को यह समाचार देने के लिए फोन किया था, लेकिन एक कर्मचारी ने उनकी कॉल को यह कहकर 1 घंटे तक होल्ड रखा था कि मैडम व्यस्त है। चलिए, छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर 7 इनामी नक्सली ढेर हुए। मारे गए नक्सलियों में 25 लाख का इनामी पापन्ना और 8 लाख का इनामी मधु भी शामिल है। देखिए, नक्सली हमारे ही देश के लोग हैं, लेकिन अब देखते हैं कि कम होते जा रहे हैं और उनके खिलाफ ऑपरेशन भी चल रहा है। और नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानून सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ सशक्त आंदोलन शुरू किया था। और मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ सेतुंग के बड़े प्रशंसक हैं। इसी कारण आप लोग नक्सलवाद को माओवाद भी कहते हैं और ये अलग ही रास्ता अपनाए हुए रहते हैं। और आप देखते हैं जो मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं ना, नक्सली घटनाएं छोड़ के, उन्हें सरकार बहुत मदद भी कर रही है। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं।
एक तो वायु प्रदूषण की हाल बुरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 32 दिन बाद आप देखते हैं 300 से नीचे आया, खराब श्रेणी में आया दिल्ली का AQI। ये 62,000 लंबित आवेदनों को जल्द निपटाया जाए, LG कह रहे हैं, उपराज्यपाल BK सक्सेना साहब। बॉलीवुड को साहित्य सृजन पर करना चाहिए निवेश, पिसुन जोशी कह रहे हैं। कहा अच्छा साहित्य होगा तो फिल्मकारों को मिलेंगी अच्छी कहानियां। नृत्य नाटिका राजा धीराज को लेकर दिल्ली वासियों के प्रेम से हुए अभिभूत, और कहा वर्तमान में फिल्मों के पास अच्छी कहानियां नहीं आ पा रही है। पुलिस के सामने साइबर क्राइम और AI बड़ी चुनौती। AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने तकनीक आधारित अपराध से निपटने को पुलिस प्रमुखों का किया आह्वान। और 59वें अखिल भारतीय DGP IGP सम्मेलन भुवनेश्वर में संपन्न हुआ है ना। और देश की सुरक्षा में BSF का बड़ा योगदान है, मोदी जी कह रहे हैं। फिर जो आप देखिए बोफोर्स घोटाले की बात होती है ना, तो तत्कालीन राजीव गांधी सरकार के दौरान हौफिज्जत तोपों के लिए स्वीडिश फार्म बोफोर्स के साथ 1437 करोड़ रुपए की सौदे में रिश्वतखोरी के आरोप लगे थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में 2004 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को दोष मुक्त कर दिया था। कोर्ट ने 1 साल बाद इस मामले में हिंदुजा बंधुओं सहित शेष आरोपितों के खिलाफ सभी आरोपों को खारिज कर दिया था। कथित बिचौलिया ओतबियो क्वातोची भी 2011 में अदालत में बरी हो गए थे। तो उसी की बात हो रही है। EVM हैक करने के दावे पर चुनाव आयोग ने दर्ज कराई शिकायत। EVM यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात हो रही है। और आपने देखा होगा जो पार्टी चुनाव हारती है वो EVM पर सवाल खड़ा करती है। एक समय मैं बताता हूं ना, बीजेपी जब सत्ता विपक्ष में थी, वो आप देखिए देश भर में इसके खिलाफ रैली निकालती थी। आज कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है। 1 साल बढ़ सकती है जल जीवन मिशन की अवधि। ग्रामीण घरों में नल से जल आपूर्ति की योजना के तहत 80% काम पूरा हुआ है। इस साल दिसंबर तक पूरा होना था मिशन। कोविड और रूस यूक्रेन युद्ध ने इसमें देरी काफी कर दी। और इस मिशन की शुरुआत 2019 में की गई थी। इसका उद्देश्य सभी 19.34 करोड़ घरों को नल से जल उपलब्ध कराना है। मिशन शुरू होने के समय केवल 3.23 करोड़ घरों में नल से जल की सुविधा थी। तो अब देखते हैं क्या होता है। हमारे इतिहास से हुई छेड़छाड़, कुछ नायकों से हुआ अन्याय। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बोले स्वतंत्रता के बाद की कहानियों में हेरफेर, आजादी की लड़ाई के लिए चुनिंदा लोगों को ही दिया गया श्रेय। भारत चीन संबंधों पर आज लोकसभा में बयान देंगे जयशंकर साहब। वित्त मंत्री पेश कर सकते हैं बैंकिंग संशोधन विधेयक। और देखिए एक बात आपको बता दूं, ये हमारा पड़ोसी चाइना है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। लोकसभा की बात करें तो आप लोगों को मालूम होगा कि 543 सीटें हैं। लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता या मतदाताओं के द्वारा होता है। आप और आपकी 25 साल उम्र हो चुकी है तो आप लोग लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। तो सचिवालय के अनुसार बैंक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955, बैंकिंग कंपनी उपक्रमों के का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम में संशोधन के लिए विधेयक पेश करेंगे। देखिए एक और आपको बात बता दूं, जब कोई कानून बनाना होता है, संशोधन करना होता है, तो राज्यसभा लोकसभा में कोई प्रस्ताव आता है, उसे विधेयक कहते हैं, बिल कहते हैं। राज्यसभा लोकसभा से उसका आप देखते हैं कि पास होता है, राष्ट्रपति की सहमति मिलती है, वो कानून बन जाता है। नौसेना दिवस की तैयारी। भारतीय नौसेना दिवस के निमित्त आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए रविवार को मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया पर रिहर्सल करते नौसेना तथा 80 कैडेट के जवान। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है ना। ये आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य वक्फ बोर्ड को भंग कर दिया है और सुशासन को बढ़ावा, इन्होंने कहा है सुशासन को बढ़ावा देने, वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और वक्फ बोर्ड के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला लिया है। आंध्र प्रदेश देख लीजिए, ये है आंध्र प्रदेश। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कुछ समय पहले यहाँ चुनाव हुए थे ना, कुछ समय पहले, यानी कि आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती देखने को मिलेगी। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु से इसकी सीमा लगती है।
और आप देखिए विधानसभा में आपको देखने को मिलेगी कितनी सीटें हैं, 175 सीटें हैं। राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें, विधान परिषद भी है जिसमें 58 सीटें हैं। और चंद्रबाबू नायडू यहाँ के मुख्यमंत्री है, सैयद अब्दुल नजीर यहाँ के राज्यपाल आपको देखने को मिल जाएंगे। 1,62,970 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये भी याद रखिए। हरियाणा से ही 2 दिसंबर को बीमा सखी योजना की होगी शुरुआत। एक केंद्रीय योजनाओं की शुरुआत के लिए मोदी की पहली पसंद हरियाणा। पानीपत में प्रधानमंत्री मोदी करेंगे केंद्रीय योजनाओं की शुरुआत। 22 जनवरी 2015 को पानीपत से ही शुरू की गई थी प्रधानमंत्री मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इस तरह की योजनाओं के बारे में भी याद रखा करिएगा आप लोग। 65 एकड़ में बने 400 करोड़ की लागत वाले महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के मुख्य कैंपस का भी करेंगे इसमें शिलान्यास। और यह होगी बीमा सखी बनने की पात्रता। 18 से 50 वर्ष की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाएं योजना का लाभ उठा सकती हैं। न्यूनतम 10वीं पास होना अनिवार्य है। बीमा सेवाओं में रुचि रखने वाली महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं। देख लीजिए हरियाणा, ये चंडीगढ़ इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी आपको। और आप देखिए नायब सिंह सैनी यहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री है। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल देखने को मिलेंगे। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीटें हैं। 44,212 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या, हरियाणा। और देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत पानीपत से हुई थी। उस समय राज्य का लिंग अनुपात 837 था, जो अब बढ़कर कहते हैं कि 923 पहुंच चुका है। इसे और बढ़ाने की बात हो रही है। और योजना में जुड़ने वाली महिलाओं को, जो आप देखते हैं कि बीमा सखी योजना को, पहले साल 7,000 रुपये मासिक, दूसरे साल 6,000 और तीसरे साल 5,000 रुपये मासिक वेतन मिलेगा। साथ ही जितने भी बीमा करेंगे उनका कमीशन अलग से दिया जाएगा। महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपये की राशि अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में मिलेगी। शुरुआत चरण में लगभग 35,000 महिलाओं को इस योजना का हिस्सा बनने का प्रयास है और इसका फायदा देश में बीमा कवरेज के विस्तार के रूप में भी दिखेगा। अब आप देखिए राजनीति की बातें हो रही हैं, आरोप प्रत्यारोप खूब चलता रहता है, कुछ भी बोलते रहते हैं नेता। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को बस अगर राजनीति करना है तो ये कलाबाजी तो आप लोगों को सीखनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिर तो मुझे लगता है कि क्या करना चाहिए आप लोगों को, बड़ा एक खबर छोड़ देनी चाहिए। नेताओं के बयान, नेताओं के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं रखना चाहिए। संभल हिंसा मामले में आयोग ने शुरू की न्यायिक जांच। यहां भी आप देखते हैं जामा मस्जिद में कहा जा रहा है ना कि हरिहर मंदिर को तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई थी, तो वहीं बातें हो रही हैं। महापंचायत में उत्तरकाशी को धर्मनिधि बनाने और मस्जिद हटाने की मांग हो रही। देवभूमि विचार मंच के आह्वान पर उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में रविवार को 4 घंटे चली महापंचायत। आप देखेंगे हमारे देश में खूब हिंदू मुस्लिम हो रहा है, मंदिर मस्जिद की बातें हो रही हैं। एक आप लोगों ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 सुना होगा। ये इसलिए लाया गया था कि इस तरह के मामले जानना ना आए सामने। और क्योंकि आपने देखा है बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि मामले ने काफी दो समुदाय के बीच खाई पैदा की। हमारे देश में दंगे हुए, लोग मारे गए। और इसमें कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 के पहले जो कुछ भी हुआ है उसे सबको भूल जाना पड़ेगा। 15 अगस्त को जो जहां स्थल है वो हमेशा वैसा ही रहेगा, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, किसी भी धार्मिक स्थल में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। लेकिन इस कानून को ही चुनौती दी जाने लगी है। बंगाल सरकार की मंजूरी के बाद ही चार्जशीट का संज्ञान लेती है अदालत। आरजी कर भ्रष्टाचार मामले की बात हो रही है। सीबीआई की चार्जशीट में पूर्व प्रिंसिपल संदेश घोष समेत 5 लोगों के नाम है। बिहार के गया में 3 वर्षों से कॉल सेंटर खोल ठगी करने वाले गिरोह का राजपास हुआ है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस पर परसों खुले में छोड़े जाएंगे 2 नर चीते। कूनो नेशनल पार्क में लाए गए थे ना। ये रजौरी से पुंछ होते हुए बारामूला तक बनेगा नया राष्ट्रीय राजमार्ग। रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण राजमार्ग कश्मीर के कई पर्यटक स्थलों को जोड़ेगा। 300 किलोमीटर लंबे नए हाईवे पर 3300 करोड़ होंगे खर्च। बीआरओ करेगा इसका निर्माण, सीमा सड़क संगठन करेगा।
महाकुंभ नगर अब जिला, 4 तहसीलों के 67 गांव शामिल हुए। ये आप देखिए कहाँ प्रयागराज में होने वाला है ना, उसी की बातें हो रही है। तन पर धुनी, मन अनुशासित, अद्भुत है नागाओं की दुनिया। अब यहाँ आप लोगों को ये भी देखने को मिलेंगे, नागा भी खूब। महाकुंभ के राष्ट्रीय स्नान का कई देशों का मीडिया कवरेज होगा। 105 देशों के मीडिया समूह ने महाकुंभ के कवरेज की मांग की अनुमति की है। तिरुमाला मंदिर में नफरत भरे भाषण पर होगी कार्रवाई, आंध्र प्रदेश की बात हो रही है। बांग्लादेश में हिंसा में खिलाफ इस्कॉन मंदिरों में हुई प्रार्थनाएं। सहारनपुर में मुस्लिमों ने अनुसूचित जाति को युवक की रोकी घुड़ चढ़ी, ये आप देखेंगे। इस तरह की खबरें खूब आती रहती है आजकल। ईडी ने राज कुंद्रा को पूछताछ के लिए किया तलब। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति हैं। ईडी की एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की। और आप देखेंगे कि इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ इनका मामला है, अश्लील फिल्मों के वितरण से जुड़े मामले में। अगले हफ्ते से होने लगेगा ठंड का एहसास। अब होने ही लगा, मौसम ही आ गया है। एक्सप्रेस पे पर सुरंग का हिस्सा ढहा, ठेकेदार पर 50 लाख का जुर्माना। केंद्र पर वोटरों की संख्या बढ़ाने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई आज। चुनाव आयोग ने किया प्रत्येक मतदान केंद्र पर वोटरों की अधिकतम संख्या 1500 करने का फैसला। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। देखिए, मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1200 से बढ़ाकर 1500 करने निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती दी गई थी ना, तो उसी की बात हो रही। बीएसएफ ने इस वर्ष जब्त किया 120 करोड़ का सोना और चांदी। फर्जी तरीके से जो आता रहता है ना। जम्मू में घुसपैठ रोकने की बीएसएफ की 2 अतिरिक्त बटालियनों ने संभाला मोर्चा। ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा 90 सीटों के लिए चुनाव हुआ था। उमर अब्दुल्ला यहाँ के चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब से लगती है। भावना से जुड़ा तो घर घर पहुंचा कल के लिए जल अभियान। उत्तरकाशी में लोग अपने प्रियजनों की स्मृति, जन्मदिन और अपनी इष्ट देव के नाम पर कर रहे हैं जल संरक्षण का कार्य। अच्छी पहल है। जल ही जीवन है और जल के बिना जीवन भी नहीं है। तो हर किसी को सहेजना चाहिए, स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। ये आप देखिए, सांस्कृतिक पहचान का सवाल। अगर किसी देश को नष्ट करना है तो उसकी सांस्कृतिक पहचान को खत्म कर दो, देश अपने आप नष्ट हो जाएगा। भारत पर हमला करने वाले विदेशी आक्रांताओं ने यही किया। इस्लामी आक्रांताओं ने न सिर्फ धन संपदा लूटी, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर मंदिरों और धार्मिक स्थलों को तोड़कर मस्जिदें बनाई दी। अंग्रेजों का लक्ष्य भी भारत को कमजोर बनाकर यहाँ की संसाधनों का दोहन करना था। इसलिए उन्होंने भी भारत की सांस्कृतिक पहचान को कमजोर करने के लिए हर संभव प्रयास किए। आक्रांताओं द्वारा नष्ट किए गए धार्मिक स्थल सिर्फ धार्मिक प्रतीक नहीं है, एक प्राचीन सभ्यता के तौर पर इनके बिना भारत की पहचान पूर्ण नहीं होती है। अयोध्या, काशी, मथुरा इसके कुछ उदाहरण। सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद आज सनातन संस्कृति का पुनरुद्धार हो रहा है। काशी, मथुरा, संभल, अजमेर दरगाह मामले में साक्ष्यों और दस्तावेजों के आधार पर भारत की सांस्कृतिक पहचान के प्रतीकों को हासिल करने का प्रयास हो रहा है। लेकिन पूजा स्थल अधिनियम 1991 देश में आजादी से पहले से मौजूद धार्मिक स्थलों के स्वरूप को बदलने की अनुमति नहीं देता है। ऐसे में यह पड़ताल का मुद्दा है कि संसद कानून बनाकर भारत की सांस्कृतिक धरोहर पर आक्रांताओं के प्रभुत्व को वैधता दे सकती है। आप लोग क्या सोचते हैं कि इस तरह के मामले उठना चाहिए या इन्हें कोई इस बीच का रास्ता निकाल के समाधान कर देना चाहिए? ऐतिहासिक अन्याय का परिमार्जन जरूरी है। हिंदुओं के साथ मजहब के नाम पर हुए सांस्कृतिक अन्यायों के परिमार्जन की शुरुआत सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण से हुई थी। आगे चलकर राजनीतिक हितों की वजह से जन आकांक्षाओं को दबाया गया, लेकिन व्यापक जनमानस की भावना के खिलाफ कानून लागू करने की शक्ति क्या कार्यपालिका के पास है? इस पर सवाल हो रहा है। रुक नहीं रहा विवाद का सिलसिला। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का फैसला
आने के बाद उम्मीद की थी कि अब इस तरह के विवाद पैदा नहीं होंगे, लेकिन काशी मथुरा को लेकर हिंदू संगठनों ने अपना दावा करना रखा और अब बात इससे बहुत आगे निकल गई और अब जगह जगह पर आप देखिए इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, मंदिर मस्जिद के मामले हो रहे हैं। लेकिन क्या इस पर आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर दीजिए। और देखिए हाँ, इतिहास में इस तरह की घटनाएं हुई, मंदिर तोड़े गए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि औरंगजेब हो चाहे बाबर हो, पढ़ते हैं उनके बारे में कि नहीं पढ़ते हैं, कई मुस्लिम शासकों ने तोड़े। लेकिन आप देखते हैं कि अभी हर मस्जिद में जो आप देखते हैं कि मोहन भागवत ने भी कहा था कि हर मस्जिद में मंदिर नहीं ढूंढना चाहिए। आप लोग इस पर क्या सोचते हैं, क्या आपके विचार हैं? धार्मिक स्थलों को लेकर विवाद और कानूनी पहलू। 1991 में कानून बनाकर यह सुनिश्चित किया गया कि देश में धार्मिक स्थलों को जो स्वरूप है 15 अगस्त 1947 को था, उससे बदला नहीं जा सकेगा। लेकिन धार्मिक स्थलों को लेकर जन आकांक्षाओं को इससे दबाया नहीं जा सका था। 2023 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इस बात की गुंजाइश बनी कि पता किया जा सकता है कि किस धार्मिक स्थल का वास्तविक स्वरूप क्या और क्या बाद में इसे बदला गया। इसके बाद धार्मिक स्थलों के पुराने स्वरूप को बहाल करने को लेकर अदालत में कई दाव पेश किए गए और अदालतों ने इस पर सर्वे के आदेश भी दिए। और पूजा स्थल अधिनियम 1991 क्या है? तो 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार ने धार्मिक स्थलों से जुड़े विवादों को लेकर भविष्य में होने वाले संघर्ष को रोकने के लिए पूजा स्थल अधिनियम 1991 पेश किया था। संसद ने इस अधिनियम को पारित कर यह अधिनियम कहता है कि किसी भी जगह का धार्मिक चरित्र उसी रूप में संरक्षित किया जाना चाहिए जैसा 15 अगस्त 1947 को था। ये इसलिए लाया गया था क्योंकि उस समय आप देखिए बड़ी अशांति फैली हुई थी। विवादित ढांचे पर फैसला। 2019 में उच्च न्यायालय ने राम जन्मभूमि मामले में अपना फैसला सुनाते हुए पूजा स्थल अधिनियम का समर्थन किया था। न्यायालय ने कहा था कि अधिनियम राजनीतिक व्यवस्था के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को बचाने के लिए बनाया गया। न्यायालय ने अपने 1994 के फैसले का भी हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि अधिनियम का मकसद यह सुनिश्चित करना था कि इतिहास उसकी गलतियां वर्तमान भविष्य को दबाने के लिए उपकरण के तौर पर इस्तेमाल न की जाए। फैसले में यह भी कहा गया कि अदालतें हिंदुओं को पूजा स्थलों के खिलाफ मुगलों शासकों द्वारा उठाए गए कदमों से पैदा होने वाली दावों की सुनवाई के लिए स्वीकार नहीं कर सकती है। उच्चतम न्यायालय का ज्ञानवापी पर फैसला। 2023 में उच्च न्यायालय ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में वैज्ञानिक सर्वे की अनुमति दी। इसके द्वारा विवादित पूजा स्थलों पर दावे के लिए कई समूह आगे आए। ज्ञानवापी मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने मई 2022 में कहा था, पूजा स्थल अधिनियम किसी धार्मिक स्थल के धार्मिक चरित्र का पता लगाने से नहीं रोकता है। यहाँ से एक रास्ता खुल गया था और आप देखिए फिर लोगों ने याचिकाएं दायर करनी शुरू की थी। अदालत में चल रहे मंदिर मस्जिद के विवाद। संभल शाही जामा मस्जिद हरिहर मंदिर। उच्चतम न्यायालय शुक्रवार को मस्जिद प्रबंधक से कहा कि वे ट्रायल कोर्ट के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दें। ये आप देखिए काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद। तो 1991 में वाराणसी में अदालतों में एक याचिका दाखिल करके ज्ञानवापी की जमीन काशी विश्वनाथ मंदिर को देने की मांग की गई थी। हिंदू पक्ष का दावा है कि यहाँ ज्ञानवापी मस्जिद वहां है पहले जहां मंदिर था और 17वीं सदी में मुगल बादशाह औरंगजेब ने मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। और हालांकि मुस्लिम पक्ष इस बात से इनकार करता है। अब आप देखिए 17वीं सदी में मुगल बादशाह ने किया था, उसका भुगतान अभी तक हमारे देश की जनता को करना पड़ रहा है। गौशाला या कमाल मौलाना मस्जिद। तो मध्य प्रदेश के धार जिले में एक ढांचे को लेकर आप देखिए विवाद भी उच्चतम न्यायालय पहुंच चुका है। सर्वोच्च न्यायालय ने 1 अप्रैल को गौशाला का वैज्ञानिक सर्वे कराने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। कृष्ण जन्मभूमि मथुरा। तो 14 सितंबर 2023 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटी शाही ईदगाह मस्जिद का अदालत की निगरानी में सर्वे कराने की अनुमति दी। हालांकि 16 जनवरी को सर्वे पर रोक लगा दी गई थी। यही मामले हैं, देख रहे हैं, खूब चर्चा में बने हुए हैं। डिजिटल अरेस्ट पर रिटायर्ड इंजीनियर से 1.84 करोड़ ठगे। मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूं, 2 बातें होती है ठगने की। एक तो आप लालच में फंस रहे हैं, एक आप डर में फंस रहे हैं। वरना सरकार इतने जागरूकता कार्यक्रम चला रही कि भैया कोई डिजिटल अरेस्ट नहीं होता, कोई वीडियो जो कॉल के जरिए आपको नहीं डराया जाता है कॉल अरेस्ट के लिए। नवंबर में पेट्रोल डीजल की खपत बढ़ी। आईपीओ लाने वाली कंपनी की अच्छी तरह से करें पड़ताल। ये आप देखिए शेयर बाजार में इस महीने आरंभिक सार्वजनिक निगम से जुड़ी गतिविधियां तेज रहने वाली हैं। इसका कारण यह है कि दिसंबर में 10 कंपनियां करीब 20,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए आईपीओ ला रही हैं ना। और आईपीओ लाने वाली कंपनियों के बारे में जानकारी हासिल करें। कंपनी की ओर से सेबी को दिए गए
प्रोस्पेक्टस को ध्यान में से पढ़ें। यदि आईपीओ को कोई ब्रोकर ज्यादा बढ़ावा दे रहा है तो उस पर संदेह करें। कंपनी के फंडामेंटल और मूल्यांकन पर ध्यान दें। सीबी की बात करें तो सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात हो रही है। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। इसकी स्थापना की बात करें तो 12 अप्रैल 1988 में स्थापना हुई थी। मैं बात कर रहा हूँ भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की। ठीक है, चलिए, ये नवंबर में 8.5% बढ़कर 1.82 लाख करोड़ रहा जीएसटी संग्रह। 8.9% कम रहा जीएसटी संग्रह बीते माह अक्टूबर 2024 के मुकाबले। 2017 में आया था ना जीएसटी, उसी की बात हो रही। केंद्र ने चिप आयात के लिए पंजीकरण अनिवार्यता हटाई। केंद्र सरकार ने, आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे हैं हम लोग। तो या तीसरी तिमाही में डेस्कटॉप की बिक्री 8.1% घटी। 16.5 रुपये महंगा हुआ 19 किलो वाला सिलेंडर। अप्रैल सितंबर में एफडीआई प्रभाव 45% बढ़ाए। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बात हो रही। शादियों ने बढ़ाई यात्री वाहनों की बिक्री। ग्रामीण इलाकों में बढ़ती खपत और एसयूवी की मजबूत मांग से बिक्री को मिला लाभ। 1,41,312 यात्री वाहन बेचे मारुति सुजुकी ने पिछले महीने घरेलू बाजार में। 48,246 इकाइयां रही हाल ही में सूचीबद्ध हुंडई की कुल वाहन बिक्री में। दूसरी छमाही में 6.7% रह सकती है आर्थिक वृद्धि। वैश्विक वित्तीय संस्था और रेटिंग एजेंसी ने जारी किया नया अनुमान। जेपी मॉर्गन ने दूसरी तिमाही में नरमी को बताया समग्र वृद्धि में कमी का कारण। एपीआई ने नवंबर में आप देखिए 21,612 करोड़ निकाले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने। एनबीसीसी शाहपुरजी पालोनजी के विरुद्ध कार्रवाई से जुड़ी याचिका खारिज हुई। आईटीबीपीओ कॉम्प्लेक्स के पुनर्विकास कार्यों में भ्रष्टाचार लगाया गया था। कोर्ट ने माना कि याचिका में भ्रष्टाचार का पर्याप्त विवरण नहीं बल्कि याचिकाकर्ता का व्यक्तिगत विवाद था। ये पर्यटकों के लिए खुलेगी हड़प्पाकालीन राखीगढ़ी के टीले नंबर 1 साइट। देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को नहीं लौटना पड़ेगा। दुनिया मानेगी हड़प्पा लोगों की ज्ञान का लोहा। देखिए, बिजली सौदे पर बांग्लादेश सरकार अडानी से कर सकती है बात। एक नैनीताल के खागोल गांव में 4 माह बाद काटेज के भीतर से देखिए चांद तारों की दुनिया। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं, इन्हें भी पढ़ लिया करिएगा। ये बजट का 1/3 रक्षा क्षेत्र पर खर्च करेगा रूस। फरवरी 2022 से यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के बीच पुतिन ने 145 अरब डॉलर से अधिक की रक्षा बजट को दी मंजूरी। रूस यूक्रेन के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है ना। ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए रूस है, ये यूक्रेन है, ये हमारा भारत है प्यारा। यूक्रेन को परमाणु हथियार नहीं लौटाएगा अमेरिका, सुलेवन कह रहे हैं। जो काश पटेल एफबीआई के नए निदेशक बने हैं ना, ये आप देखिए न्यूयॉर्क में जन्मे काश पटेल के माता पिता गुजराती थे जो पूर्व अफ्रीका से कनाडा होते हुए अमेरिका आ गए थे। पटेल ने पूर्व में एक इंटरव्यू में कहा था कि हम गुजराती हैं। कानून की पढ़ाई के बाद पटेल ने वकील के रूप में करियर की शुरुआत की थी। वह वर्षों से ट्रंप के करीबी विश्वास पाते हैं। पटेल ट्रंप के पहले कार्यकाल में भी कई अहम पदों पर काम कर चुके। 2017 में तत्कालीन ट्रंप प्रशासन के अंतिम कुछ हफ्तों में कार्यवाहक रक्षा मंत्री के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में काम किया था। न्यून्स मेमो में काश पटेल का रहा, यह आप देखिए योगदान। खैबर पख्तूनख्वा में थम रही है सिया सुन्नी के बीच हिंसा। 130 से ज्यादा मौतें हुई। पाकिस्तान ये पड़ोसी है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात से सीमा लगती है। ब्रिटिश संसद में गूंजा पाकिस्तान में हिंदुओं के उत्पीड़न का मुद्दा। शेख हसीना पर बम हमला मामले में खालिदा जिया का बेटा बरी हो गया। अब आप देखते हैं कि वहां कोई न्यायपालिका थोड़ी चल रही है, अब तो कुछ भी हो रहा है। अवैध प्रवासियों के लिए पाकिस्तान होटल को 22 करोड़ डॉलर का भुगतान पागलपन है। रामास्वामी कह रहे हैं न्यूयॉर्क के करदाताओं के पैसों से किराए पर लिया गया मैनहट्टन स्थित रूजवेल्ट होटल। ट्रंप ने फिजूल खर्ची में कटौती का एलन मस्क और विवेक रामास्वामी को सौंपा ना जिम्मा। टोरंटो के मंदिर के 100 मीटर दायरे में खालिस्तान समर्थकों पर लगी रोक। लक्ष्मी नारायण मंदिर की सुरक्षा के लिए हिंदू सोसाइटी ने आभार जताया। ताइवान को हथियार बेचे जाने से अमेरिका पर भड़का चीन।
9 मई की हिंसा मामले में इमरान खान दोषी करार है। हिंसा से संबंधित 8 मामलों में उनकी जमानत रद्द कर दी। कोर्ट ने कहा कि खान के खिलाफ आरोप साधारण उकसावे से परे हैं। ये आप देखिए, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इनके बुरे दिन चल रहे हैं अभी। हाउती विद्रोहियों का दावा, इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल से किया हमला। ये आप सब जान रहे हैं कि इजराइल देख लीजिए, यहाँ आप देखिए इजराइल है, लाल सागर ऊपर भूमध्य सागर देखने को मिलेगा, यहाँ भी अशांति फैली हुई है। चीन में उइगरों के खिलाफ नरसंहार का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र फोरम में उठा। विश्व उइगर कांग्रेस बर्लिन के निदेशक घेयूर कोरवान ने कहा कि चीन के शिविरों में 30 लाख लोग नजरबंद हैं। बोले कि उइगर मुसलमानों की भाषा और सांस्कृतिक पहचान मिटाने के लंबे समय से किए जा रहे प्रयास। और देखिए, संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। हामा प्रांत के 4 कस्बों पर भी विद्रोहियों का कब्जा। सीरिया की बात हो रही है। ये आप देखेंगे, खेल से जुड़ी खबरें। गुलाबी गेंद की पहली परीक्षा में भारत पास हो चुका है। सबसे युवा आईसीसी चेयरमैन शाह के सामने कई चुनौतियां हैं। या आप देखिए, आईसीसी के शीर्ष पद पर भारतीय तो जगमोहन ये अध्यक्ष बने थे 3 वर्ष के लिए। शरद पवार भी अध्यक्ष 2 वर्ष के लिए। श्रीनिवास चेयरमैन 501 दिन के लिए। शशांक मनोहर चेयरमैन बने 1681 दिन के लिए। जैसा चेयरमैन बन चुके हैं वर्तमान में। आईसीसी की बात हो रही है, क्रिकेट से जुड़ी हुई संस्था है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की। और आप देखेंगे कि कब इसकी स्थापना हुई थी। 15 जून 1909 में इसकी स्थापना हुई थी और यूनाइटेड अरब अमीरात में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि वो अमित शाह के बेटा हैं, इसलिए आप देखते हैं कि इन्हें क्या ये पद मिल रहा है। 2009 में आप देखिए, बेहद कम उम्र में गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के साथ प्रशासनिक सफर शुरू किया था। 2013 में एसोसिएशन के संयुक्त सचिव बने थे। उसके बाद 2009 में उन्होंने बीबीसीसी के सेक्रेटरी बन गए थे। तो इन पर सवाल खड़े होते रहते हैं, कहते हैं कि परिवारवाद ये भी तो चल रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं? सच में आप लोग बताइए, क्या सोचते हैं आप लोग इस पे। बीसीसीआई की बात करें तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया की बात हो रही है। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 1 दिसंबर 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। ये रोहित रितिका के बेटे का नाम रखा आहान, भारतीय क्रिकेट टीम के। और किशन हमेशा मुंबई के पॉकेट डायनामो रहेंगे। जो रूट ने तोड़ा तेंदुलकर का रिकॉर्ड, जीता इंग्लैंड। 4थी बार सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बने इंग्लिश बल्लेबाज, जो पहले टेस्ट में इंग्लैंड से न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराए। उत्तर प्रदेश की 156 रनों की बड़ी जीत। शार्दुल भी चमके संयुक्त मुश्ताक अली ट्रॉफी में। ऑस्ट्रेलियन ओपन गोल्फ में जॉन्सटन ने जीता पहला खिताब। गोकिस ने लेनन को फिर बराबरी पर रोका। ग्रैंड मास्टर की बातें हो रही हैं। क्रैग ब्रेथवेट ने तोड़ा गैरी सोवर्स का रिकॉर्ड, वेस्ट इंडीज के क्रिकेट कप्तान। भारतीय शतरंज का अर्जुन, ये 16वीं खिलाड़ी हैं अर्जुन एरिगेसी। क्लासिकल शतरंज में गोल्ड स्टार की 2800 ELO रेटिंग प्राप्त करने वाले 21 वर्षीय। ये 2801 ELO रेटिंग है भारतीय ग्रैंड मास्टर की दिसंबर 2021 की फीडी रेटिंग सूची में। 14 साल की उम्र में बने थे ग्रैंड मास्टर। 2006 में विश्वनाथन आनंद ने पार किया था फीड रेटिंग का यह जादुई आंकड़ा। इसकी पीडीएफ एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म पर डाल देता हूं, तो कोई खबर आपको लगता है कि पढ़ना है, ये भी आपके लिए जरूरी है, तो पढ़ सकते हैं आप लोग। मंगल गीतों के साथ श्री राम जानकी विवाह उत्सव प्रारंभ हुआ है। फेंगल से पुडुचेरी में भारी बारिश सा 30 वर्ष का रिकॉर्ड टूटा है। चकवात फेंगल की बात हो रही है। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है। परीक्षा के पॉइंट मिल जाते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार देने वाला पहला देश बना स्वीडन। 1766 में आज ही के दिन स्वीडन अपने संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता को शामिल कर अभिव्यक्ति का अधिकार देने वाला पहला देश बना। इसमें किताब, पत्रिकाएं और समाचार पत्र प्रकाशित करने की अनुमति दी गई थी और इसने सेंसरशिप को समाप्त कर दिया था। अमेरिका में मरीज को लगाया गया कृत्रिम हृदय जार्विक 7। 1982 में आज ही पहली बार अमेरिका में स्थायी कृत्रिम हृदय जार्विक 7 का प्रत्यारोपण किया गया। सर्जरी में 8-7 घंटे लगे थे। रोगी की मृत्यु होने तक जार्विक 7 काम करता रहा। प्रत्यारोपण के 112 दिन बाद रोगी बना क्लार्क जीवित रहे। इसे डॉक्टर रॉबर्ट जार्विक ने विकसित किया था।
अचला नागर ने लिखी बागवानी जैसी हिट फिल्में। लेखिका और साहित्यकार अचला नागर का जन्म 1939 में आज ही लखनऊ में हुआ था। अचला देवी अचला हिंदी के महान साहित्यकार अमृतलाल नागर की बेटी पुत्री हैं और बीएससी एमए के बाद पीएचडी हिंदी साहित्य की उपाधि हासिल की। 1982 में बीआर फिल्म से जुड़े और सुपरहिट फिल्म निकाह की पटकथा लिखी। उनकी लिखी बागबानी फिल्म चर्चित रही। 2011 में बाबुल फिल्म के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। अचला नागर अपने पुत्र और फिल्म निर्देशक सिद्धार्थ नागर के साथ मुंबई में रहे। अस्थमा के इलाज के लिए पहले की दवा ही बेहतर है। ये अत्यधिक आप देखते हैं कि प्रभावी होने के साथ रोगियों को स्टेरॉइड के दुष्प्रभाव से बचाती है। बेनरा लेजुमेब दवा। वेटिन के 2 अस्पतालों में 158 रोगियों को भर्ती कर किया गया अध्ययन। गंभीर है अस्थमा का इलाज। पैडल रेस। फ्रांस की राजधानी पेरिस में शनिवार को रीन नदी में 13वीं स्टैंड अप नाटिक पैडल रेस के दौरान आप देखिए नेट डेम कैथेड्रल के पास से गुजरती प्रतिभागी। लगभग 15 किलोमीटर की इस रेस में 1000 से अधिक प्रतिभागियों, पेशेवर तथा 13 वर्ष से अधिक के किशोरों ने कौशल प्रदान किया है। चलिए, और वहीं चित्र में दिख रहे ऐतिहासिक धरोहर नोट्रे डेम कैथेड्रल पुनरुद्धार के बाद 7 दिसंबर को पुनः खुलने जा रहा है। यह 15 अप्रैल 2019 को भीषण आग लगने के साथ बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था ना। हार्मोन थेरेपी की दवाओं से हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा है, अनुसंधान कह रहा है। आईआईटी मंडी में बना पोर्टेबल इंक्यूबेटर बचाएगा नन्ही जान। 23 किलोग्राम के पोर्टेबल इंक्यूबेटर को बाइक व ड्रोन से भी ले जाना संभव है और प्रीमेच्योर और बीमार शिशुओं के इलाज में मिलेगी राहत। इससे 3 से 8 लाख रुपए बाजार में होगा ये उपलब्ध। अच्छी बात है। 132 वर्ष पुरानी चिट्ठी में मिला काम का संदेश। ये एडिनबर्ग की घटना है। 1892 में लालटेन के बारे में लिखा गया था ये नोट। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें थी, करंट की खबरें थी, उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।